नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल नेटवर्क के एक नए ऑनलाइन क्लासेस में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। सभी के स्कोर हमने देखे, बहुत अच्छे स्कोर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। इसी तरह से आप लोगों को वीडियो लेक्चर अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद एग्ज़ाम जो हम देते हैं एमसीक्यू टेस्ट, उसको भी अच्छे से देना है। रिपीटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी हो सकता है, लेकिन वो सारी चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कुछ नहीं छूटना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को हम वही क्वेश्चन पूछते हैं जो लेक्चर में दिया गया है, ताकि हम एक भी क्वेश्चन उस इंपॉर्टेंट लेक्चर से मिस ना करें, ठीक है? तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, अच्छे से देना है, चीटिंग करके एग्ज़ाम नहीं देना है, नहीं वरना आप अपने आप को धोखा देंगे। क्योंकि कोई यहाँ पे इन्विजिलेटर नहीं है, कोई एग्ज़ाम चेक करने वाला नहीं है कि आप एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं, तो आपको जेनुइनली जो पढ़ा है वही एग्ज़ाम में देना है। सही है तो सही, गलत है तो उसमें भी जो आपको लग रहा है सही हो सकता है उसमें टिक मारिए, लास्ट में आपका मार्क्स आ जाएगा, ठीक है? और ये सारी स्टडी मटेरियल किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बहुत ही मेहनत से बनाए गए मटेरियल है स्टडी मटेरियल। अगर आप शेयर करते तो हमें नोटिफिकेशन मिल जाता है, ठीक है? आज हमारा जो रहने वाला है थर्ड लेक्चर रहेगा, ठीक है? आज हमारा थर्ड लेक्चर रहेगा ये। और यहाँ पे हम आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज पढ़ने वाले हैं। इसमें जो हम पढ़ेंगे अराउंड 50-55 क्लॉजेज़ आज हम कंप्लीट करेंगे शुरुआत से। आज शुरू करेंगे 12वें क्लॉज़ से। तो ये जो है थर्ड लेक्चर होने वाला है, इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस ये तीनों सिलेबस में आता है। चौथे लेक्चर के बाद सारी चीज़ अपने-अपने रास्तों में चले जाएँगी, सबके सिलेबस चेंज हो जाएँगे। लेकिन शुरुआत के कुछ लेक्चर सभी के कॉमन होते हैं। एमटीएस हो, चाहे एमटीएस का सिलेबस हो, चाहे पोस्टमैन का हो और चाहे पीएसए का हो। तो आज हमारा थर्ड है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी कुछ पढ़ेंगे, लंबा लेक्चर होने वाला है। तो हेडफ़ोन लगा के आराम से बैठ जाइए। शुरू करते हैं आज हमारा लेक्चर। इस साल अगर आपने हमें फ़ीस भरी है, ये जो फ़ीस आपने भरी है 1400-1700 रुपए की, ये फ़ीस आपने वसूलनी है। कैसे वसूलेंगे? एग्ज़ाम को क्रैक करके। एग्ज़ाम को क्रैक करके जब आपका पोस्टर बनेगा वो उस टाइम के लिए आपने ये फ़ीस भरी है, तो एकदम अच्छे से पढ़ना है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है। क्योंकि जिसका सपना बड़ा होगा हमारा आपको बता दें कोचिंग का नाम ई पोस्टल नेटवर्क है, लेकिन जो प्लेटफॉर्म इसे चलाता है, जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म चलाता है, उसका नाम है ड्रीम बिग। ड्रीम बिग मतलब सपने बड़े देखना है। अगर आप हमसे जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म में, ई पोस्टल नेटवर्क में, ड्रीम बिग एजुकेशन में, इसका मतलब है आप पोस्टमैन, मेल गार्ड या फिर पीएसए या फिर एमटीएस ये इतने लेवल के लिए नहीं है। आप इसका मतलब है आप अच्छे खासे लेवल में जाना चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप यहाँ पे रुकना नहीं चाहते। नहीं तो सरकारी नौकरी वालों का क्या रहता है कि चलो नौकरी मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन गए, सैलरी भी 25-30 हज़ार आ ही रही है, तो वो क्यों एग्ज़ाम के लिए मेहनत करना है, चलते रहने दीजिए, आराम से प्रमोशन बाद में हो जाएगा सीनियरिटी बेसिस पे। तो ये वाले जो मेंटेलिटी लोग हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। आपका सपना रहना चाहिए, अगर आप अभी पोस्टमैन मेल गार्ड में है तो आप लोगों को कम से कम इंस्पेक्टर एसपी तक का सपना ज़रूर देखना है, ठीक है? पीए ऐसे है और बड़ा सपना देखिए। क्यों? क्योंकि अपॉर्च्युनिटी तो डिपार्टमेंट दे रही है, एग्ज़ाम तो आपको देने दे रही है, आपने हमसे पढ़ना है, आपको बस थोड़ी देर अपना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो ये आपका टाइम क्या हो रहा है, आप जो हमें वीडियो देख रहे हैं, ये सारे लेक्चर जो देख रहे हैं, इसमें आपका जो टाइम हो रहा है वो इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है? टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आप रील्स वगैरह देखते होंगे, फेसबुक में वीडियो देख रहे होंगे, वो क्या होता है, वो टाइम वेस्ट होता है, पर यहाँ पे टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला जो है फर्स्ट पॉइंट हमारा जो रहने वाला है वो है ट्वेल्थ, ठीक है? 12वें क्लॉज से शुरू करेंगे। ये क्लॉज है, इसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्लॉज भी कभी कभी पूछ लेते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड वाले एग्जाम में, नॉर्मली पीएस एमटीएस वगैरह में नहीं पूछते, ठीक है? चलिए, तो हमारा जो पहला पॉइंट होने वाला है वो है प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। यानी कि क्या मैं कैश, ये जो हमारा कैश होता है, ये जो रुपया होता है, उसमें डाक का भुगतान कर सकते हैं? क्योंकि हमको जहाँ तक पता है कि हम सिर्फ स्टम्प के थ्रू ही भर सकते हैं पैसे। क्या हम पैसे यानी कैश के रूप में डाक का पूर्व भुगतान कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। हाँ इसका आंसर है, लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस है। कंडीशन आपको बता देते हैं। कंडीशन क्या रहने वाली? सबसे पहली बात, ये सिर्फ इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज में ही अवेलेबल है। तो याद रखिएगा, आप कैश में भरपाई कर तो पाएंगे, लेकिन कुछ इम्पॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज में। अब ये कौन ऑथोराइज है, किसकी अथॉरिटी है, कौन बोलेगा कि कौन सा पोस्ट ऑफिस? ये है हेड ऑफ द सर्कल यानी सीपीएमजीज की।
तो ये सीपीएमजीज़ की जो है उनके ऊपर होता है सारी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्या हमारे लिए सारे पब्लिक के लिए होता है? नहीं जी नहीं। थर्ड पॉइंट है, ये ऐसे फर्म यानी ऐसी कंपनियां या उन लोगों के लिए होता है जो बहुत ज़्यादा यानी वेरी लार्ज नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा अनरजिस्टर्ड गैर रजिस्ट्री वाले पैकेट भेजते हैं। यानी ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा गैर रजिस्ट्री अनरजिस्टर्ड पैकेट भेजते हैं। अब बहुत ज़्यादा से हमारा क्या मतलब है? बहुत ज़्यादा से हमारा मतलब होने वाला है कि यहाँ ध्यान से देखिए, अगर वो बड़ा शहर है अगर वो बड़ा शहर है तो 500 मिनिमम अनरजिस्टर्ड पैकेट, और अगर वो छोटा शहर है तो 250 250 अनरजिस्टर्ड पैकेट अगर वो भेजते हैं तो वो कैश में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेज में होता है, हेड ऑफ द सर्कल की जिम्मेदारी है, ऑथराइजेशन है कंपनी, और उन लोगों के लिए है जो 500 बड़े शहर में और 250 छोटे शहर में अनरजिस्टर्ड, याद रखिएगा ये पॉइंट, अनरजिस्टर्ड पैकेट भेजते हैं, अनरजिस्टर्ड गैर रजिस्ट्री वाले पैकेट भेजते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे आइए, ये है सर नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि कुछ बड़े शहर के पोस्ट ऑफिस है। कौन कौन से शहर के? ये देखिए, बॉम्बे, कोलकाता, मद्रास, नागपुर, दिल्ली। तो ये तो पीओ गाइड 1 के अकॉर्डिंग है, ये बहुत पहले बना था, तो ये बड़े शहर बॉम्बे, कैलकाटा, ये सब मद्रास के नाम से जाने जाते थे, आज अलग अलग नाम से। तो इन जगहों में अगर आप स्पेशल रजिस्टर्ड जनरल भेजते हैं, इनके रूप में अगर आप मिनिमम 50 भेजते हैं, तो अगर ये चीज़ आप भेज रहे हैं और मिनिमम 50 भेज रहे हैं, 50 के ऊपर भेज रहे हैं, तो भी आप कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट। अब हो गया हमारा थर्ड पॉइंट में आ जाइए। कुछ गैजेटेड पोस्ट ऑफिस है और कुछ हायर सिलेक्शन ग्रेड, एचएसजी क्या होता है? हायर सिलेक्शन ग्रेड पोस्ट ऑफिस होते हैं। वो कुछ फर्म कंपनियों को अलाउ करती है, अगर वो मिनिमम 500 आर्टिकल किसके? लेटर के, इनलैंड लेटर कार्ड के, पोस्ट कार्ड के या अनरजिस्टर्ड पार्सल के भेजे, तो भी वो कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पूर्व भुगतान किस चीज़ का? नकद में डाक का पूर्व भुगतान कर सकते हैं, कैश का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हो गया, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, समझ ले। वैसे एग्जाम में इतना पूछा नहीं गया, लेकिन आपको हमने समझा दिया। 13th पॉइंट में आइए, क्या हम ऐसे डाक टिकट का इस्तेमाल कर सकते हैं जो कटा फटा हो? थोड़ा तो चलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे देखते हैं। ओब्लिटरेटेड यानी विनिष्ट डाक टिकट, डीफेस्ड यानी बिगड़ा हुआ डाक टिकट, टर्न फटा हुआ, कट जिसमें अगर कट लगा है या ओवर प्रिंटेड है या फिर सेपरेट अलग हो गया है, ऐसे डाक टिकट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पोस्ट ऑफिस के द्वारा आपका आर्टिकल नहीं भेजा जाएगा, ये अलाउड नहीं है, हमने क्रॉस मार दिया, ठीक है। आपने नोट्स बनाना है, वीडियो को स्लो कर दीजिए, आराम से नोट्स बनाइए, यूट्यूब का वीडियो स्लो कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है धीरे पढ़ा रहे तो उस वीडियो को स्टार्ट जो है फास्ट कर लीजिए, 1.5x कर लीजिए, 2x कर लीजिए। आराम से नोट्स बनाइए, अपने हाथ से जब बनाएंगे तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपके दिमाग में छप जाएगा। लिखने का एक ही फ़ायदा होता है, ठीक है। फिर भी आपके पास टाइम नहीं है तो आप हमारे जो टेलीग्राम आपका ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप में आइए, एग्ज़ाम तक ये सारे नोट्स रहेंगे, ठीक है। तब आप यहाँ पे आराम से आके खोल के देख सकते हैं जब भी आपको नोट्स देखना हो। वैसे वीडियो में समझा देंगे, उतना काफ़ी होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट इस जगह में यहाँ पे आइए, ये जो दूसरा पॉइंट है, स्पेशल रजिस्ट्रेशन एनवलप यानी विशेष रजिस्ट्री वाले लिफाफे होते हैं, उनका इस्तेमाल अनरजिस्टर्ड पार्सल यानी गैर रजिस्ट्री वाले पार्सल को भेजने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट यहाँ पे है। जो तीसरा पॉइंट है इम्पॉर्टेंट, अगर आप यूज स्टम्प यानी एक स्टम्प अगर आप पहले यूज़ हुआ है, डाक टिकट इस्तेमाल हो चुका है, एक स्टैम्प को आप फिर से यूज़ करना चाहते हैं तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। करेंगे तो क्या हो जाएगा? जेल हो जाएगा आईपीसी के धारा के तहत, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं 14 14th हमारा क्लॉज है, फिक्टिशियस स्टम्प यानी काल्पनिक टिकट या नकली टिकट इस्तेमाल कर सकते हैं क्या हम? तो आप सभी को पता है इसका इस्तेमाल करना बिल्कुल मना है, प्रोहिबिटेड है। अगर आप करते हैं तो क्या होगा? तो याद रखिए, ये हो जाएगा 263A, आईपीसी सेक्शन 263A, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग सर्कल में, कौन से सेक्शन के तहत आपको सज़ा मिलेगी अगर आप काल्पनिक टिकट इस्तेमाल कर रहे हैं? तो आपको आईपीसी सेक्शन 263A के तहत आपको जेल की सज़ा होगी, या अलग जो भी जो सज़ाएँ होगी, ठीक है। तो कहीं पे अलाउड कर सकते हैं क्या? जैसे एडुकेशन से रिलेटेड हम अगर कोई टिकट डाक टिकट दिखाना चाहे तो जी हाँ, अलाउड है, पर वो
इलेस्ट्रेशन इन फिलेटेलिक पब्लिकेशन यानी दार्शनिक प्रकाशन में चित्रण प्रयोजनों के लिए अनुमति है, वो भी ब्लैक एंड वाइट में। तो ब्लैक में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कुछ दार्शनिक प्रकाशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर आप करेंगे न काल्पनिक टिकट का इस्तेमाल तो आपको 263A के तहत सज़ा हो जाएगी, आईपीसी एक्ट सेक्शन 263A। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारा पार्ट जो आता है पोस्टिंग, यानी कि आप जब कोई आर्टिकल भेजते हैं उसकी पैकिंग सीलिंग कैसे करनी है ये हम देखेंगे। तो 15th नंबर है, पैकिंग कैसे करनी है देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आता है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा, कि कभी भी आप लेटर, पैकेट या पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह जब भेज रहे हो तो वहाँ पे 2 मिनिमम डेट स्टम्प लगता है। 2 दिनांक जो है डाक जो डेट स्टम्प है वो लगेगा। एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस का यानी जहाँ से बुक हुआ है, और एक डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस का यानी जहाँ पे ये गंतव्य वाले पोस्ट ऑफिस का। तो याद रखिएगा 2 डेट स्टम्प लगते ही लगते हैं, कन्फर्म है। ये सवाल बार बार आता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको स्ट्रॉन्ग कवर का इस्तेमाल करना है, मजबूत कवर का। अगर आप ग्लास आइटम यानी कांच का आइटम कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, भेजना चाहते हैं, तो इसमें पोस्ट ऑफिस की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, पैकिंग के टाइम आपका जो वैक्स यानी मोम का कपड़ा है या वैक्स क्लॉथ है वो अंदर की तरफ रहेगा, और जो पेपर है वो बाहर की तरफ, पेपर बाहर की तरफ। ये जैसे अगर आपने पैक कर लिया कोई सामान, तो इन लोग कह रहे हैं कि अंदर की तरफ आप मोम का कपड़ा रखिए, क्योंकि सामान है अंदर, तो मोम का कपड़ा रखेंगे तो वो टूटेगा नहीं। और ऊपर की तरफ ये जो बाहर वाला तरफ है वो आप कागज़ से पैक कीजिए, तो स्टम्प लगाने में आसानी होगी। पर ये भी ध्यान रखना है लास्ट में कि ये जो पॉइंट है, एज है, ये जो धार है, तेज़ धार वाली एज नहीं होनी चाहिए, कोना जो होना चाहिए, धार नहीं होना चाहिए, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय को चोट ना लगे। ठीक है, तो ये हो गया पैकिंग हमारा। अब सीलिंग देख लेते हैं, सीलिंग कैसे होता है। तो आपको बता दें, कोई भी तरह का सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है अगर वो अनरजिस्टर्ड लेटर पैकेट है। गैर रजिस्ट्री वाले पत्र का जो पैकेट है उसमें आपको सीलिंग वैक्स का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपने कर लिया तो उसके साथ में टिशू भी इस्तेमाल करेंगे आप, और वो भी स्पेशली इंटरनेशनल आर्टिकल यानी जो विदेशी आर्टिकल है उनके लिए आपको टिशू का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट हम 17th में आ जाते हैं। 17 पॉइंट है हमारा, हम अगर सिक्के, ठीक है, अगर हम पोस्ट कर रहे हैं सिक्के, बुलियन, बुलियन ये सोने का इस तरह से टुकड़ा जो होता है लंबे लंबे, प्रीशियस स्टोन यानी कीमती पत्थर, ज्वेलरी यानी आभूषण, गोल्ड और सिल्वर के आर्टिकल्स, या करेंसी या बैंक नोट अगर हम भेज रहे हैं, ये सब क्या है, महंगी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, ये पहला पॉइंट, आप इसको बस इनलैंड पोस्ट के थ्रू भेज सकते हैं। इनलैंड पोस्ट मतलब हमारे इंडिया के अंदर जो पोस्टल नेटवर्क है, और इनलैंड का उल्टा क्या होता है, फॉरेन पोस्ट। तो 2 होते हैं, एक इनलैंड पोस्ट, एक इनलैंड होता है, और एक फॉरेन होता है। ठीक है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 इनलैंड से ज़्यादा रिलेटेड होता है, पोस्ट ऑफिस गाइड 2 फॉरेन से रिलेटेड होता है। तो आप याद रखेंगे, जब हम सिक्के, बुलियन, प्रीशियस स्टोन ये सब जब हम भेजेंगे तो हमेशा इनलैंड पोस्ट यानी भारत के अंदर ही भेज सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसका इंश्योरेंस करना ज़रूरी है, यानी वो इंश्योरेंस होगा ही होगा, बिना इंश्योरेंस के भेजेंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ। आगे आ जाता है हम लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स के बारे में आप सभी को पता है, इसमें हम लेटर भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं, इनलैंड लेटर कार्ड आईएलसी कहते हैं, और पैकेट्स वगैरह, इसके पैकेट्स वगैरह भेज सकते हैं। पर इसमें कंडीशन क्या है कि अगर आप ये सारी चीज़ें भेज रहे हैं तो उसको हमेशा फुल्ली प्रीपेड भेजें, यानी पैसे दे के, पैसे डाक टिकट लगा के इसको भेजें। अगर उसमें डाक शुल्क लगना है तो डाक शुल्क वाला डाक टिकट लगाइए, लेट फीस लग रही है तो उसको भी पे करके भेजिए, तब जाएगा वो आगे। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है, आपने फ्रैंकिंग मशीन वाला पढ़ लिया होगा। फ्रैंकिंग मशीन के जो आर्टिकल्स होते हैं वो आप लेटर बॉक्स में प्लीज़ मत डालिएगा, अगर आप डाल देते हैं तो उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, फ्रैंकिंग आर्टिकल्स अलाउड ही नहीं है लेटर बॉक्स में। ये सवाल बार बार आता है, इसको हमने स्टार मार्क मार दिया है। आप भी अपने नोट जब आप बना रहे होंगे उसमें मार दीजिएगा। ठीक है, कुछ स्पेशल लेटर बॉक्स होता है, स्पेशल यानी विशेष तरह का लेटर बॉक्स। इसमें 2 तरीके की चीज़ें डाल सकते हैं। एक है लेटर, सिर्फ लेटर, इसमें एक चीज़ लिखा रहता है लेटर ओनली, तो उसमें आप लेटर और पोस्ट कार्ड लिख सकते हैं। और कुछ में लिखा है एयरमेल भी भेज सकते हैं और क्यूएमएस आर्टिकल भेज सकते हैं। तो क्यूएमएस आर्टिकल वगैरह होता क्या है, एयरमेल आर्टिकल क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको समझाएंगे बाद में, अभी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जब भी आप क्यूएमएस आर्टिकल भेज रहे हो तो उसमें पोस्ट टाउन का नाम लिखेंगे और पिन कोड डाल देंगे। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा, जो विशेष लेटर बॉक्स है इसमें हम लेटर भेज सकते हैं,
एयरमेल के आर्टिकल भेज सकते हैं, पोस्ट कार्ड भेज सकते हैं। लेकिन और कुछ अगर आपने डाल दिया तो वो उसका डिटेंशन यानी उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। तो ये कभी सवाल आया नहीं है, एक बार फिर भी आप लोगों को पढ़ाना हमारा कर्तव्य है, तो हम ये अब कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो 20 पॉइंट है इसको समझिए। 20 पॉइंट जो है, अगर सोचिए आपका सामान बहुत बड़ा आर्टिकल है, आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू भिजवाना है, भले ही वो नॉर्मल आर्टिकल हो या आधिकारिक ऑफिशियल हो, यानी आधिकारिक हो या नॉर्मल, हमको कुछ भेजना और बहुत सारे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, ठीक है, बड़ा है, तो क्या आप भेज सकते हैं? जी हाँ, आप भेज सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट है आपको ध्यान रखनी है। आपको सबसे पहले उसको बाई हैंड अपने हाथों से विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी पोस्ट ऑफिस के काउंटर में या वैन के काउंटर में लेके आना है। वो यानी पोस्ट ऑफिस में आपको आना पड़ेगा उतना बड़ा सामान लेके। फिर पोस्ट ऑफिस चेक करेगी, अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो आप भेज सकते हैं। और उसको थर्ड पॉइंट है कि आपको फुल्ली प्रीपेड करके पूरा पेमेंट करके भेजना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल रिक्वायरिंग स्पेशल ट्रीटमेंट। ऐसे आर्टिकल जिनको विशेष व्यवहार की ज़रूरत होती है, कौन कौन से आर्टिकल है जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट जो है दिया जाना चाहिए, ठीक है। हम इंसानों को जब कोई स्पेशल ट्रीट करता है, स्पेशल ट्रीटमेंट देता है, घर में बुलाता है, बिठाता है, तो हमको अच्छा लगता है। तो इसमें पोस्ट ऑफिस में भी कुछ आर्टिकल्स हैं जिनको स्पेशल ट्रीटमेंट करना होता है, और उसमें क्या नियम है ये हम आपको बताएंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है स्पेशल वालों की, रजिस्टर लेटर, वैल्यूपेबल आर्टिकल और इंश्योर आर्टिकल। अब तीनों से क्या देख के पता लग रहा है कि ये सब तो पैसे से रिलेटेड है, यानी ये थोड़ी महंगी चीज़ है। रजिस्टर कर दिया यानी इसमें डाक टिकट वगैरह लगा दिया। वैल्यूपेबल आर्टिकल भी आपको पता ही है क्या होता है। इंश्योर आर्टिकल, इसमें बीमा भरा गया। तो इसमें क्या करना है, इसमें करना आपको होगा, सबसे पहले पोस्ट ऑफिस काउंटर में लाना है, पहली बात। दूसरी बात, कभी भी जब पोस्ट ऑफिस बंद हो रहा हो उससे आधे घंटे पहले इसको लेके आना है। अब दिन में लाते हो तो ठीक है, लेकिन जब वो शाम को ला रहे हैं, लेकिन शाम हो गई तो आपको टाइमिंग जो है पोस्ट ऑफिस की टाइमिंग से आधे घंटे पहले, बंद होने से आधे घंटे पहले ही लाना है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा है कि एड्रेस साइड में उसको टॉप में मेंशन कर देना है, टॉप में इसको मेंशन कर देना है कि ये या तो रजिस्टर्ड लेटर है या वैल्यूपेबल आर्टिकल है या इंश्योर्ड आर्टिकल है, ठीक है। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट इनके साथ किया जाता है। दूसरी कैटेगरी है एयरमेल आर्टिकल की, यानी ऐसे आर्टिकल जो विमान से यहाँ से वहाँ ले जाए जाते हैं, प्लस अगर उनकी जो डाक शुल्क है, डाक टिकट की जो उनकी जो वैल्यू है, अगर वो ज़्यादा है तो उनके साथ एक स्पेशल व्यवहार किया जाएगा, ट्रीटमेंट किया जाएगा। क्या कि जो सेंडर है, जो भेजने वाला है, जो भेज रहा है, उसके सामने डीफेस्ट किया जाएगा और इसके बाद आगे का ट्रांसमिशन कंटिन्यू होगा। तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट इनको दिया जाता है। किसको किसको? रजिस्टर लेटर, वीपी आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल, एयरमेल आर्टिकल्स को भी दिया जाता है। तो हमने बता दिया, कहानी की तरह समझना है, कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। वीडियो को 10 बार देखिए, 20 बार देखिए, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता देखते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शेयर किसी के साथ नहीं करना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिज़ायरेबिलिटी ऑफ पोस्टिंग अर्ली। ये कुछ नहीं होता, इसमें बताया जाता है पोस्टिंग अर्ली मतलब सुबह सुबह आप, एक तो मॉर्निंग जब पोस्ट ऑफिस खुलता है तब आप उसको कोई भी आर्टिकल है उसको पोस्ट कर लीजिए, सुबह कर लीजिए। अब हम नहीं कर रहे हैं, हम ज़िद्दी इंसान हैं, हमें शाम को करना है, तो शाम को करेंगे तो क्या होगा? देखिए, शाम को अगर आप करेंगे या तो उसका डिटेंशन हो जाएगा, डिटेंशन मतलब ज़ब्त कर लिया जाएगा, या तो उसको अगले दिन के लिए डिले कर दिया जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि हम सुबह ही आके पोस्ट कर ले चीज़ें, क्यों रात को या शाम को काम इसका बढ़ाना पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ का, है ना। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्टम्प कैसे लगाएंगे। तो डाक टिकट कैसे लगाना है, चिपकाने का तरीका आप सभी को पता है, अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर कोई हमारा पोस्टल आर्टिकल है, ठीक है, ये हमारा पोस्टल आर्टिकल है, तो जो डाक टिकट लगेगा, डाक टिकट आप सभी को पता है यहाँ पे लगता है। ये कौन सा साइड हो गया? ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड, एड्रेस साइड, एड्रेस के ऊपर, एड्रेस के ऊपर ये लग जाता है राइट हैंड साइड में, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अलग से कोई पर्ची में डाक टिकट नहीं लगा सकते, इसको हमेशा आर्टिकल के ऊपर ही लगाना है। यही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाता है 24th में, ये हमारा नॉन पोस्टल स्टम्प। तो ये क्या होता है? पोस्टल स्टम्प तो डाक टिकट होता है, तो डाक टिकट जैसे दिखने वाले दूसरे स्टम्प, सील या मार्क जो कि डाक शुल्क अदा करने में काम नहीं आते, उनका इस्तेमाल नहीं करना है, नॉट अलाउड, बिल्कुल अलाउड नहीं है। तो ये वो पर्ची होते हैं जो डाक टिकट जैसे दिखते तो है, लेकिन डाक टिकट का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने नहीं बनाया। तो नॉन पोस्टल स्टम्प वही होते हैं और उसको अलाउ करना मना है, ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यूज़ ऑफ मिनिमम स्टम्प।
कि आप जब भी कोई भी आर्टिकल भेज रहे हो तो जो स्टम इस्तेमाल करेंगे मिनिमम करेंगे, ऐसा नहीं कि ऐसे भर दिया, ये आपने भर दिया पूरा, ठीक है, ये नहीं करेंगे। ये करेंगे तो एक तो बहुत ज़्यादा जगह लगेगा, यहाँ पे लिखा है, और दूसरा पोस्टल स्टाफ का काम बढ़ जाएगा कि वो डाक शुल्क का काउंट करने में ही अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है एड्रेस कैसे लिखते हैं, तो एड्रेस के बारे में हम आपको अभी बताएंगे। 26 है पर्टिकुलर्स टू बी फर्निश्ड, यानी ऐसे विवरण कौन कौन से डिटेल्स है जो हमें भरनी होती है। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, अगर आप करेक्ट एड्रेस लिखते हैं तो फ़ायदा क्या है, इसकी फास्ट डिलीवरी होगी, इंक्वायरी नहीं होगी और इजीली ट्रांसमिशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आप जब भी पोस्ट टाउन लिखते हैं यानी कोई शहर का पोस्ट टाउन का पता लिखते हैं तो उसको आप ब्लॉक लेटर में लिखेंगे और इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे, जो कि आजकल कोई भी नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, को स्टार मार देते हैं, ये हमारे हर साल आता है, अभी भी आएगा। कोई भी फॉरेन आर्टिकल यानी विदेशी आर्टिकल, आपको इंडिया से बाहर कोई भी आर्टिकल लिखना है, भेजना है, तो इसमें आप क्या करेंगे, जो अक्षर होते हैं, तो जो अक्षर यानी जो लेटर होते हैं वो रोमन में होगा, रोमन। ठीक है, और जो फिगर होता है, फिगर मतलब संख्या 1 2 3, ये जो होगा अरेबिक में होगा। ठीक है, ये होता है नियम लिखने का, तो हमेशा याद रखेंगे रोमन लेटर और अरेबिक फिगर, ऐसे याद करिए, इसको रट्टा मार लीजिए, अभी रट्टा मार लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आना ही आना है। ठीक है, तो ये इधर से ये पार्ट आता है। नेक्स्ट हम आपको थोड़ा सा ऐसे समझा देते हैं कि आपको सही से लेटर या फिर आर्टिकल को भेजना है तो एड्रेस कैसे लिखते हैं। तो अगर ये शहर का है, कोई शहर के बंदे को भेजना है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे नेम ऑफ एड्रेस ही। ठीक है, फिर आप लिखेंगे उसका प्रोफेशन क्या है, करता क्या है। नेक्स्ट आप लिखेंगे हाउस नंबर या स्ट्रीट, गली का नाम या हाउस का नंबर। फिर आप लिखेंगे लोकेलिटी क्या है, फिर लिखेंगे पोस्ट बॉक्स नंबर क्या है, फिर आप लिखेंगे पोस्ट टाउन का नाम और पिन। इसके बाद आप एंड में लिखेंगे नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लस पिन। तो ये सारी चीज़ें लिखनी होती, ऐसे लिखनी होती है, पर लिखता तो ऐसा कोई भी नहीं है। नेक्स्ट, अगर हम गांव के किसी बंदे को भेज रहे हैं तो सबसे पहले नेम ऑफ एड्रेस ही, फिर फादर या हस्बैंड का नाम, फिर प्रोफेशन, फिर हाउस नंबर, फिर विलेज का नाम, फिर पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर पिन कोड, इसके बाद ताल्लुक या तहसील अगर आपको पिन कोड नहीं पता है, और लास्ट में डिस्ट्रिक्ट और स्टेट। तो इस तरह से लिखने को कहा जाता है, पर मतलब नॉर्मली लिखते तो है नहीं कोई, अपने तरीके से ही लिखते हैं और वो पहुंच भी जाता है। आजकल फ़ोन नंबर ही दे दो तो उतने से ही काफ़ी चल जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसेशनल रेट। क्या ऐसे पोस्ट ऑफिस में कुछ आर्टिकल है जिसमें कंसेशनल रेट यानी रियायती दर दिए जाती है, यानी छूट दे दी जाती है? तो जी हाँ, ऐसा है, बुक पोस्ट है ऐसा, और ब्लाइंड लिटरेचर ऐसा आर्टिकल है जिसमें छूट दी जाती है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए ये एक आर्टिकल है, इसके टॉप में आपको लिख देना है कि ये है क्या। बुक पोस्ट है तो बुक पोस्ट लिख देंगे, ब्लाइंड लिटरेचर है तो इस तरह से लिख देंगे। अंधे व्यक्तियों के लिए ब्लाइंड लिटरेचर होता है, आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आपको बल्कि लेटर भेजना है, बहुत ज़्यादा लेटर पैकेट भेजना है, तो भी ऊपर में आप एड्रेस साइड में लिख देंगे। चलिए, अब आ जाता है, अगर हमें कोई भी आर्टिकल अपने आर्मी के भाई बहनों या एयरफोर्स में जो भी जवान हैं उनको भेजना है, तो उनको कैसे भेजेंगे। तो उसका एक स्ट्रक्चर है जो हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले लिखेंगे नंबर, फिर लिखेंगे उनका रैंक, फिर उनका नाम, और लास्ट में उनकी यूनिट। तो ये स्ट्रक्चर याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने लिख दी। पर हमने इनका एड्रेस तो डाला ही नहीं, तो आप सभी को जिन्होंने पहले क्लास किया हुआ है उनको पता होगा, कभी भी इनको डायरेक्टली जो है मेल नहीं जाता है। सबसे पहले इनको एड्रेस किया जाता है या तो 56 APO या तो 99 APO। ये है इनका आर्मी पोस्ट ऑफिस का जो कोड है, इनमें किया जाता है। आपको हमने फर्स्ट पहले लेक्चर में भी पढ़ाया था, इसमें कोई पोस्ट टाउन जिक्र नहीं होता है। तो इनका क्या स्ट्रक्चर रहता है, पहले इनको अपने 56 या 99 में भेजा जाएगा, फिर कमांडेंट ऑफिसर के पास जाता है, फिर नॉर्मल बंदे जो भी आर्मी बंदे हैं, एयरफोर्स के बंदे, उनके पास जाता है। तो याद रखिएगा, केयर ऑफ ये या ये। ठीक है, याद रखना है, रट्टा मार लेना है क्योंकि सवाल आ सकता है 56 और 99। अब हमने आर्मी और एयरफोर्स की बात कर ली, तो नेवी को कैसे छोड़ सकते हैं। तो नेवी का ये स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले नाम, फिर उनका रैंक, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा आ रहा है वो है शिप का नाम। जहाज़ में नौकरी करते हैं ज़्यादातर नेवी के लोग, नेवी के जवान, तो उनका शिप का नाम, जहाज़ का नाम आ जाएगा। अब ये भी कहीं और एड्रेस होगा, कहाँ पे, द फ्लीट मेल ऑफिस, बॉम्बे। ठीक है,
द फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे, इस नाम पे केयर ऑफ होगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऐसे आर्टिकल जिनमें इंडिफिनाइट एड्रेस हो, यानी अनिश्चित पता हो। कंप्लीट एड्रेस अगर नहीं है तो क्या उसकी डिलीवरी होगी? सबसे पहली बात, डिलीवरी नहीं होगी, ये देख लीजिए। अब हम अनिश्चित पता से कहना क्या चाहते हैं? कोई भी फिक्टिशियस नाम यानी काल्पनिक नाम जिसमें सरनेम ना हो या फिर जिसमें केयर ऑफ ना हो, केयर ऑफ ना हो और किसी का बंदे को कोई जानता नहीं है, और साथ में केयर, सोचिए आप कोई नए शहर में गए, वहाँ आपने रहना शुरू कर दिया, तो उसमें आप जहाँ जहाँ रेंट पे रह रहे हैं उसके मालिक का नाम केयर ऑफ में डालेंगे, नहीं डालते तो आपको कौन पहचानता है? तो ये सारी चीज़ें हो जाती है इंडिफिनाइट एड्रेस, ठीक है। समझ में आ गया अनिश्चित पता होता क्या है और उसकी डिलीवरी होती है कि नहीं होती? नहीं होती। दूसरी चीज़, जो पोस्ट रिस्टेंट होता है, जो पोस्ट रिस्टेंट एक आर्टिकल होता है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आर्टिकल पोस्ट रिस्टेंट है तो वो हमेशा केयर ऑफ पोस्ट मास्टर के नाम पे जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इधर एक एग्जांपल हमने लिखा था, आप इसको देख सकते हैं कि इंडिफिनाइट और डेफिनाइट एड्रेस, यानी अनिश्चित पता और निश्चित पता क्या होता है। तो ये जो है, ये है अनिश्चित पता, ठीक है। अनिश्चित पता मतलब इन्होंने लिख दिया टू द चीफ सेक्रेटरी शिमला, को शिमला कौन से स्टेट में आता है, चीफ सेक्रेटरी कौन से डिपार्टमेंट, ये कुछ नहीं है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये निश्चित पता है। निश्चित पता में क्या आ जाएगा? ये देखिए, टू द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, एलियोरिक शिमला, तो ये कंप्लीट एड्रेस हो गया। तो इस तरह से कुछ ट्राई करते हैं कि फुल लिखने का, जितना अच्छे से लिखेंगे, पिन कोड डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, उतना अच्छे से चला जाएगा। तीसरा नंबर है यहाँ पे, तीसरा नंबर जो हमारा आता है, एडिशन ऑफ सेंडर नेम, सेंडर का नाम लिखना है कि नहीं, और लिखना है तो कहाँ लिखना है। तो देखिए, अगर आप अपना नाम, यानी अगर आप भेज रहे तो अपना नाम और एड्रेस साथ में पिन ज़रूर लिखिएगा। क्यों लिखिएगा हम बताते हैं। और लिखना कहाँ पे है, देखिए फर्स्ट चीज़, ये जो लेटर है, ये आर्टिकल है, इसके बॉटम लोअर लेफ्ट में, लेफ्ट साइड के नीचे वाले पार्ट में लिखना है, इस पार्ट में अपने लिख देना है। लिखने से क्या होगा, कभी आपका आर्टिकल नहीं पहुंच पाया तो वो आरटीओ में आ जाता है और आरटीओ वाले बंदे चेक करते हैं, फिर आपको सेफली पहुंचा देंगे वापस, ठीक है। ये हमेशा लिखना है। अगर इस आर्टिकल के अंदर आपने कोई फ़ोटो वगैरह भेजा है तो उस फोटो के पीछे वाले पार्ट में भी अपना नाम लिख देंगे, तो भी आपको वापस आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अब्रॉड टू इंडिया, कोई भी आर्टिकल बाहर विदेश से हमारे देश में आ रहा है, तो जो बंदा बाहर से भेज रहा है उनको बोलिएगा कि स्टेट ज़रूर लिखे, यानी राज्य का नाम ज़रूर लिखे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग अभी डिसकंटिन्यू हो गया है, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, होता क्या था, उसको बता देते हैं। एक तरह का सर्टिफिकेट होता था, जब भी आर्टिकल डिलीवर हो जाती थी तो वो सर्टिफिकेट आपको दे दिया जाता था कि ये पहुंच गया है। पर क्या इससे कोई भरपाई होती थी? जी नहीं, यहाँ पे कोई भरपाई नहीं होती थी कि पहुंचा नहीं तो हम पैसा, इंडिया पोस्ट पैसा देगा, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, पर सवाल यहाँ से आने के चांसेस कम है। चलिए, अभी एक चीज़ हम आपको समझाते हैं। ये देखिए, आप हेडलाइन देख के डर जाते होंगे, या फिर ये जो टॉपिक के हेडिंग है, ये देख के आप लोग डर जाते होंगे, और पोस्ट ऑफिस गाइड में भी यही है हेडिंग। लेकिन अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो हम आपकी जो है इस पढ़ाई को आसान करने आए हैं, तो हम आपको ऐसे समझाएंगे कहानी की तरह। ये क्या होता है, देखिए, सबसे पहले आपने एक आर्टिकल भेजना है, ठीक है। ये आपका आर्टिकल ए से जाना है बी में। अब ये हो गया इनका रास्ता, ये जो है इनका रास्ता है। अब आर्टिकल बीच में है और आपका मन कर गया कि इसको मुझे वापस चाहिए, रीडिलीवरी, इसको मुझे वापस चाहिए, मैं नहीं भेजना चाहता। या अब आपका मन कर गया कि मुझे इसमें जो एड्रेस लिखा था वो चेंज करना है या करेक्ट करना है, तो आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। पर क्या क्या पॉइंट्स है इसमें, ये देख लीजिए। सबसे पहले, ये तभी हो पाएगा जब तक ये आर्टिकल उस बंदे तक नहीं पहुंचेगा जहां आपने भेजना है, ठीक है। अगर वो उस बंदे पर पहुंच गया तो ना एड्रेस चेंज होगा, ना फिर से वापस आ पाएगा। तो उस बंदे तक अगर नहीं पहुंचा, बीच रास्ते में है, तो कुछ पॉइंट से ध्यान रखिएगा, तो वो वापस आ जाएगा या एड्रेस चेंज हो जाएगा। कैसे? सबसे पहले पॉइंट तो हमने बता दिया, उस बंदे तक नहीं पहुंचना। सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि ये अगर पोस्ट ऑफिस या दूसरे कंट्री के पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को डिस्ट्रॉय या नष्ट नहीं करते, तभी पॉसिबल होगा। और तीसरा कंडीशन है कि अगर उसको ज़ब्त नहीं किया गया है पोस्ट ऑफिस द्वारा, तभी वो वापस आ पाएगा। ऐसा ऐसा नहीं कि आपने उस पैकेट में बॉम्ब रख दिया, ये बॉम्ब है अंदर,
अब आपका मन था, आप पहले तो बहुत बनना चाह रहे थे टेररिस्ट, आपने भेज दिया, लेकिन फिर आपको मन आया नहीं मुझे टेररिस्ट नहीं बनना है, मैं अभी आपको अंदर आत्मा से ये आवाज़ आ गई कि नहीं ये गलत हो रहा है, मैं वापस भेज देता हूँ, तो ऐसा थोड़ी होगा। वो तो पहले ही पोस्ट ऑफिस में जाके पकड़ा जाएगा और जब्त कर लेंगे। तो ये पॉइंट इसमें इस ये समझाने की कोशिश करें कि डिटेंशन में जब्त नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 2-3 कंडीशन है। एक तो आपके जिसको भेजना था वहाँ पर नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा, इसको दूसरे कंट्री ने नष्ट नहीं करना चाहिए या पोस्ट ऑफिस ने नष्ट नहीं करना चाहिए, और तीसरा डिटेंशन में नहीं। ये 2-3 पॉइंट है। अब इसका प्रोसीजर हम एक बार देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या रहेगा वापस बुलाने का अपने आर्टिकल को या फिर एड्रेस चेंज करने का। देखिए, इनका जो ऑर्डर मिलने वाला है, ऑर्डर मिलेगा डीजी, पीएम, पोस्ट मास्टर जनरल, सीपीएमजी, एसपी से, यानी बड़े बड़े ऑफिसर से आप अगर एप्लीकेशन लिख के भी दे देते हैं तो आपका ये ऑर्डर हो सकता है। अब ये जो होगा इसमें, इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लिखना होगा रिटर्न में। ठीक है, या तो आप सीधे ऑफिसर इंचार्ज जो है पोस्ट ऑफिस का उनको भी लिख सकते हैं। प्लस इसमें ना रीज़न लिखना बहुत ज़रूरी है कि आप किस रीज़न से भेजना इसको वापस बुलाना चाह रहे हैं, और वो भी सील कवर के अंदर, सील कवर के अंदर आप ये लिखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ऐसा फ्री में तो नहीं होगा, इसके लिए एक फ़ीस लगेगी, वो जिसका जो आपको पोस्टेज स्टैम्प यानी डाक टिकट के रूप में देना है। ठीक है। और अगर कोई वो इंश्योर्ड आर्टिकल था या रजिस्टर्ड आर्टिकल था तो एक उसका जो ओरिजिनल रिसीट है उसकी एक कॉपी भी आपको साथ में जमा करनी होगी। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो आपका आर्टिकल, आप अगर कहेंगे वापस भी आ जाएगा, और अगर आप कहेंगे कि एड्रेस चेंज करना है तो भी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है डिलीवरी। तो डिलीवरी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो डिलीवरी का डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। देखिए, कोई भी पोस्टल आर्टिकल अगर किसी के घर में या किसी के ऑफिस यानी एड्रेसी के घर में या ऑफिस में दी जा रही है तो उसको हम डिलीवरी कहेंगे। वो एड्रेसी को भी दे सकते हैं, सर्वेंट, उनके नौकर या किसी उनके एजेंट को भी दे सकते हैं। ये है परिभाषा पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर में डिलीवरी की, यानी कोई भी पोस्टल आर्टिकल अगर उनके घर में या ऑफिस में दी जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, पंजीकृत लेख है, उसकी डिलीवरी करनी है तो उसमें एक रिसीट होता है, उस रिसीप्ट की सिग्नेचर आपको लेनी है अगर आप पोस्टमैन वगैरह है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, कोई रजिस्टर पंजीकृत लेख है, रजिस्ट्री वाली आर्टिकल है, उसका रिफ्यूज़ल कैसे होता है, रिफ्यूज़ कौन कर सकता है, कितने दिन के लिए पोस्ट ऑफिस में रहेगा, ये हम पढ़ लेते हैं। रिफ्यूज़ल है 37 पॉइंट। ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट तो है, अगर आपको रिफ्यूज़ करना है तो आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में, तो आर्टिकल आपके पास जाएगा ही नहीं। ठीक है, आर्टिकल आएगा ही नहीं। नेक्स्ट, अगर पोस्टमैन आपका आर्टिकल लेके आ रहा है और आप एड्रेस में नहीं हैं, आप नॉर्मल जनरल पब्लिक है और आप एड्रेस में नहीं है, तो पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को 7 दिनों के लिए अपने पास रखेगा। अब फिर भी आप नहीं आए, फिर वो पोस्ट ऑफिस क्या करेंगे, डिलीवरी वाली पोस्ट ऑफिस जो है उस आर्टिकल को बुकिंग पोस्ट ऑफिस में भेज देंगी। बुकिंग पोस्ट ऑफिस यानी जहाँ से वो आर्टिकल आया है, और वहाँ से आरटीएस हो जाएगा। ठीक है। और उसके ऊपर रिफ्यूज़ ऐसे लिख देंगे कि हाँ रिफ्यूज़ किया गया बंदे द्वारा। ठीक है। अब जो आर्टिकल है होती है पंजीकृत लेख, जो होती है रजिस्टर्ड आर्टिकल होती है, अगर वो फर्म के नाम पे है, किसी कंपनी के नाम पे अगर उसको भेजा जाता है, उसके क्या नियम है। देखिए, सबसे पहले तो एक विशेष सूची होती है, उसमें सारा डाटा यानी जितना इन्फॉर्मेशन है वो भरा जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि ये कंपनी के नाम पे जा रही है कोई आर्टिकल है इसमें, तो इसके साथ एक आर्टिकल एक्नॉलेजमेंट फॉर्म, एक फॉर्म है, इसको भरा जाता है। इसके लिए कोई इंडिविजुअल रिसीट नहीं दी जाती। और आपको बता दें, ड्यू आर्टिकल जो होते हैं, जो देय आर्टिकल है, उसको एंटर नहीं किया जाता इस लिस्ट में। तो ये हो गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से सवाल बहुत कम आता है, आता ही नहीं। अब आता है हम डिलीवरी ऑफ पर्दानशीन वुमेन, यानी ऐसी औरतें जो पर्दे में रहती हैं, उनके उनके साथ उनको जो है डिलीवर कैसे करें आर्टिकल। अब पहचान में तो वो आएंगे नहीं, पोस्टमैन तो सबको जानता नहीं, तो कैसे करेंगे। तो ये बड़ा अदर जो है 39 जो है एक फ़नी सा रूल नंबर है, जिसको हम अभी बताते हैं। देखिए, अगर एड्रेस ही पर्दानशीन है, पर्दे में है, तो इसमें क्या करना होगा, एक विटनेस, एक विटनेस को वो आर्टिकल दिया जाएगा। कंडीशन ये रहेगा कि वो पोस्टमैन के भी जान पहचान का हो वो विटनेस, तब उसको दिया जाएगा। उस आर्टिकल को उसी विटनेस के हाथ में दिया जाएगा। ठीक है, उस विटनेस के हाथ में दिया जाएगा, उस पर्दे वाली, जो पर्दे के पीछे जो औरत है उनके पास नहीं दिया जाएगा। तो ये बात है। ठीक है। अब 40 नंबर में आइए। 40 नंबर है हमारा डिलीवरी ऑफ डैमेज रजिस्टर्ड आर्टिकल। कोई पंजीकृत लेख है,
पर वो डैमेज आया, अब उसका क्या करें? तो इसके लिए कोई भी अगर लेटर हो गया, पार्सल हो गया और वो डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में आई ही टूटी-फूटी है, तो इसमें क्या करेंगे? पोस्टमास्टर जो होगा एक नोटिस जारी करेगा, एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस जारी करने के बाद जो एड्रेसी है उसको बुलाएगा। अब एड्रेसी जब आएगा उसके सामने ये खोला जाएगा, बोलेंगे कि ये जो आर्टिकल हमें आया ही टूटा है, अब आप देखो इसका क्या करना है, बाद में वो निपटारा करेंगे। अब ये कितने दिन का नोटिस है? ये 7 दिन के अंदर अटेंड करना है, 7 दिन का नोटिस है अगर इनलैंड है, अगर फॉरेन पोस्ट है तो 15 दिन का, याद रखिए। नेक्स्ट है हमारा डिलीवरी ऑफ पार्सल। पार्सल की डिलीवरी हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर पार्सल 10 केजी तक का है, 10 केजी तक का पार्सल है तो उसको एक बार डिलीवर करा जाएगा, ठीक है। अगर वो वैल्यूपेबल पार्सल है या पोस्टेज स्टैंप है तो उससे एक से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल 10 केजी का तक है तो एक बार डिलीवर करा जा सकता है, ठीक है। पोस्टमैन आएगा, आपका पार्सल डिलीवर कर देगा। इसके लिए एक नोटिस ऑफ अराइवल भी दिया जाएगा। नोटिस ऑफ अराइवल क्या होता है? एक मैसेज आता है ना कि आपका आर्टिकल आया है, वो है नोटिस ऑफ अराइवल आता है, ठीक है। पोस्टमैन द्वारा इशू किया जाता है, ठीक है। और अगर पोस्टमैन चाहता है कि वो आर्टिकल आप पर्सनली आके रिसीव करें तो इसके लिए आपको अलग से नोटिस ऑफ अराइवल दी जाएगी कि आपका कोई आर्टिकल आया है, आप आके उसको ले जाओ। ये तो हो गया 10 केजी तक का। अब कोई आर्टिकल है 10 केजी से ऊपर, ये तो पोस्टमैन द्वारा पॉसिबल ही नहीं है, तो उसके लिए आपको पोस्ट ऑफिस के काउंटर या विंडो में आना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको नोटिस ऑफ अराइवल जाएगी, ठीक है। और अगर आप नहीं जाते तो उसको अनक्लेम, यानी क्या? अनक्लेम का मतलब होता है लावारिस, लावारिस मान लिया जाएगा, ठीक है। 42 में हमारा है डिलीवरी ऑफ इंश्योर्ड आर्टिकल। अब इंश्योर्ड आर्टिकल यानी इसका बीमा कराया गया है, यानी इसमें कुछ ना कुछ महंगा तो होगा। तो जो भी आर्टिकल है 500 रुपये तक की वैल्यू के लिए इंश्योर किए गए हैं, बीमा कराए गए हैं, तो उसका नॉर्मल मैनर में, जो नॉर्मल तरीका है उसी तरह से डिलीवरी होगी। पर 500 से ऊपर की इंश्योरेंस है यानी कुछ महंगा उसमें होगा, तो इसमें जो है आपको, अगर आप पब्लिक है तो आपको बुलाया जाएगा पोस्ट ऑफिस के काउंटर में और वहाँ पे एक नोटिस ऑफ अराइवल भी दे दिया जाएगा इससे पहले, फिर आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस में और वहाँ से ले लेंगे, ठीक है। जो एड्रेस ही है या जो एजेंट है, अगर एजेंट है तो आपको याद रखना है, अगर आपका कोई एजेंट, आप बिजी आप एजेंट है तो आपको रिटर्न में लिखना पड़ेगा ये मेरा एजेंट है, साइन वगैरह करके देंगे, फिर जाके आपको जो आर्टिकल है इंश्योर्ड आर्टिकल उसकी डिलीवरी होगी। पॉइंट यहाँ पे ये नहीं बताना चाह रहे, पॉइंट हम ये बताना चाह रहे हैं, आपका एड्रेस ही हो या एजेंट हो, आपको इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए एक रिसीट साइन करनी होती है, रिसीट में साइन करेंगे और साथ ही साथ एक्नॉलेजमेंट भी होती है, उसमें भी साइन करनी होती है, ठीक है। अगर कोई आर्टिकल है और उसमें सस्पेक्ट लग रहा है यानी शक हो रहा है कि इसके अंदर तो कुछ गड़बड़ी वाला सामान है, तो वो पोस्ट मास्टर के सामने खोला जाएगा उस आर्टिकल को, ठीक है। एड्रेसी को बुलाया जाएगा, पोस्ट मास्टर के सामने खोला जाएगा, फिर इसमें क्या क्या सामान मिला उसको एक वस्तु सूची में यानी इन्वेंट्री में लिखा जाएगा कि ये सामान मिला और साइन करा दिया जाएगा एड्रेसी द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं डिलीवरी ऑफ वैल्यू पेबल आर्टिकल्स। अब वीपी आर्टिकल्स के बारे में आप सभी को पता ही है क्योंकि आप कोर्स कर रहे हैं हमारा, यानी आप पोस्टमैन मेल गार्ड है या पीएएस है तो आपको पता ही है वीपी आर्टिकल्स क्या है, ठीक है। या तो आप एमटीएस है नॉर्मल, ठीक है। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि होता क्या है वीपी आर्टिकल। तो अगर वीपी आर्टिकल का मूल्य है 100 रुपये तक का, तो इसमें एक इंटीमेशन ऑफ अराइवल आएगा। इंटीमेशन ऑफ अराइवल मतलब सेम एक नोटिस आएगा, ठीक है। या तो आजकल मैसेज में ही आ जाता है मोबाइल में कि आपका सामान आ गया है, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस ये जारी कर देगी, 100 रुपये का तक सामान है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? उस केस में पोस्टमैन जो है आर्टिकल डिलीवर कर दी जाएगी, आप जैसे कैश आप दे देते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी आपका 100 रुपये का बुक आया, 100 रुपये आपने दिए, आपको अपना बुक मिल गया, ठीक है। अगर वो 100 रुपये से नीचे का सामान है, 100 रुपये का ऊपर का तो ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन 100 रुपये का नीचे का अगर सामान है यानी इसका कम वैल्यू, तो पोस्टमैन खुद ही चला जाएगा। यानी 100 रुपये का, ये देखिए पीओ गाइड का रूल है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, पीओ गाइड का रूल के अकॉर्डिंग 100 रुपये का अगर वीपी आता है, 100 रुपये के ऊपर का यानी मान लीजिए 100-150 रुपये का, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे। अगर 100 रुपये से कम का है तो पोस्ट ऑफिस के पोस्टमैन आपके पास आएंगे। तो ये है, ठीक है। और 25 रुपये के आसपास का हो, थोड़ा कम का हो, तो ईडी एजेंट जो होते हैं यानी बी एमडी वगैरह, वो विलेज पोस्टमैन वो खुद ही दे सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं 44th हमारा
डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी जिसमें कस्टम ड्यूटी यानी सीमा शुल्क कहते हैं, जिसका सीमा शुल्क देय है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, अगर 50 रुपये तक का सीमा शुल्क आपका देय है तो उसकी डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के विंडो में होगी। विंडो यानी काउंटर ही कहते हैं उसको। और अगर प्रेसिडेंसी पोस्ट ऑफिस है और फर्स्ट क्लास पोस्ट ऑफिस है तो 100 रुपये, ये जो 50 रुपये का लिमिट हमने बताया, 100 रुपये हो जाएगा। अब क्या होगा देखिए, अब बंदे आएंगे, फिर सीमा शुल्क पे करेंगे कैश में या चेक में, और फिर आप उसका सामान देंगे। ये है रूल, ठीक है। चलिए, अब 46 में आइए। अब आपको बताया जा रहा है, ये भी आप हेडिंग देख के डर जाएंगे, बहुत बड़ा हेडिंग है, लेकिन इसका हम आपको समझाते हैं क्या चीज़। देखिए, एक नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है, इसको हम बना भी देते हैं। ये है हमारा नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, ठीक है। ये हमारा नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस, यानी आपकी डिलीवरी का कोई चक्कर ही नहीं है। ये पोस्ट ऑफिस अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती है बस, ठीक है। डिलीवरी हुई, नॉन डिलीवरी है। लेकिन इसमें एक आर्टिकल आ गया जो कि ओवर वैल्यू है। ओवर वैल्यू मतलब कि इसमें कोई वैल्यू पेबल आर्टिकल आ गया, इंश्योर्ड आर्टिकल आ गया, जिसमें काफ़ी महंगा डाक टिकट लिखा हुआ है, या फिर इसमें आर्टिकल जो वैल्यू पे वीपी आर्टिकल है वो महंगा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो एसपी होते हैं यानी हेड ऑफ द सर्कल होते हैं, उनको ऑथराइजेशन है, वो ऑथराइज्ड है कि उस नॉन डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में भी सामान डिलीवर कर पाए। वो कैसे होगा, वो बोलेंगे किसका आर्टिकल आया, उसको बंदे को बोलो फ़ोन करो, और उसको बंदे को बोलो आने के लिए। वो एड्रेस ही आ जाएगा और पोस्ट ऑफिस के विंडो में यानी काउंटर में उसकी डिलीवरी करा दी जाएगी, क्योंकि वो सामान इंश्योरेंस वाला आर्टिकल, वीपी आर्टिकल महंगा था, ठीक है, थोड़ा महंगा था। तो ये हो गया हमारा। चलिए, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आने वाला है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर, जो कि अब हम आगे पढ़ेंगे। ईएमओ हो गया अभी। ड्यूटी ऑफ पोस्टमैन एंड डिलीवरी एजेंट क्या क्या होता है। तो पोस्टमैन, अगर आप हमारा कोर्स पोस्टमैन ही आप कर रहे हैं तो आपको भी पता होगा, और एमटीएस लोगों को भी पता ही होता है पोस्टमैन का काम क्या है। डिलीवरी ऑफ एनी आर्टिकल, ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी, कोई भी आर्टिकल की डिलीवरी जिसमें पैसे देय है, पैसे लेने हैं, ठीक है, वो पोस्टमैन जाके करता है या डिलीवरी एजेंट करता है। साथ ही साथ जो पोस्टेज, डाक टिकट, कस्टम ड्यूटी, रजिस्टर आर्टिकल, वीपी आर्टिकल, इंश्योरेंस वाले लेटर और पार्सल, इन सब की डिलीवरी वो करता है जिसमें पैसे देय है, ठीक है। अपने एरिया से डेविएट भी हो सकता है। एंड नॉट बाउंड टू गिव चेंज, यानी खुले पैसे के लिए अगर कोई जिद कर रहा है कि आप पोस्टमैन हैं, आप गए, आपको पैसे, आप सोचिए 100 रुपये का सामान है, ठीक है, वो बंदा आ गया, उसने दे दिया आपको 500 रुपये, 500 रुपये थमा दिए और बोले 400 रुपये दो। अब आपके पास 400 रुपये है नहीं, तो वो बंदा ज़बरदस्ती नहीं कर सकता आपके साथ, ये रूल है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं कर सकता खुले के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा ऐसे आर्टिकल की डिलीवरी जहाँ पोस्ट ऑफिसेज में डिलीवरी एजेंट ही नहीं। अब एजेंट ही नहीं है, जैसे आपको पता है छोटे छोटे पोस्ट ऑफिसेज में बीपीएम ही सारे काम को संभाल लेते हैं, ईडी नहीं होता, या फिर जो एमडी होते हैं, मेल डिलीवरर नहीं होते। तो उनका क्या होगा, देखिए, अगर कोई स्मॉल पोस्ट ऑफिस है जहाँ पर डिलीवरी एजेंट नहीं है, और कोई अनरजिस्टर्ड आर्टिकल आ जाता है, अनरजिस्टर्ड यानी गैर रजिस्ट्री वाले जो है, अपंजीकृत जो होते हैं, वो आर्टिकल आ जाते हैं, तो पोस्ट मास्टर अपने अपने बुद्धि से वो अरेंजमेंट करेगा कैसे करना है। लेकिन अगर रजिस्टर आर्टिकल आ जाता है या फिर इंश्योर्ड आर्टिकल आ जाते हैं, तो फिर वो उस बीपीएम की जिम्मेदारी है कि उस बंदे को फ़ोन करे जिसका आर्टिकल आया है, और वो पोस्ट ऑफिस में उनको बुला के डिलीवर करे, क्योंकि ये महंगी चीज़ें हो जाती है, ठीक है। क्लियर आपको ये चीज़ें जो है बुक्स में आप जब पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, या फिर आप पीडीएफ्स में जो पढ़ेंगे डिपार्टमेंट के तब भी नहीं समझ में आएगा। ये हाथ से बनाए गए नोट है और हम समझा रहे हैं तो आपको लगेगा ये मक्खन है, कुछ नहीं है, लेकिन वही चीज़ को बुक में इतना टफ करके इन्होंने लिख दिया है कि प्रमोशन पहले कुछ 1-2 साल पहले तक जब हमने इंस्टीट्यूट शुरू नहीं किया था, ये पोस्टल कोचिंग शुरू नहीं किया था, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता था कि सिलेबस है क्या। अब लोग, बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी हो गया है एक तरह से, पर ये हेल्दी कंपटीशन है, यानी कि सब लोग अपने प्रमोशन के लिए अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अभी पैसे वाला चक्कर भी ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं रिफ्यूज़ल ऑफ डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ठीक है, डिलीवरी ऑफ आर्टिकल, ठीक है। क्या एड्रेस ही रिफ्यूज़ कर सकता है, अगर कर सकता है तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, वो चीज़ें हम देखेंगे। अगर एक पोस्टमैन गया और आवाज़, दो पब्लिक है वो बोल रही है मुझे चाहिए नहीं, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, मैं पैसे भी नहीं देने वाला, तो इसमें आप क्या करेंगे, चुपचाप आप जाइए, वो नहीं ले रहा तो उसको मत लेने दीजिए, पर एक जो कवर है उस कवर में, उस आर्टिकल के ऊपर आप लिख देंगे रिफ्यूज़्ड,
रिफ्यूज़ लिख देंगे, ठीक है? रिफ्यूज़ लिख देंगे, इसके बाद उसकी कार्रवाई होगी। अब क्या कार्रवाई होगी, हम आगे आपको बताएँगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑब्लिगेशन टू पे चार्ज, यानी शुल्क देने का दायित्व। तो एड्रेसी को वो पैसा, जो पैसा आप लेने आए थे, एज अ पोस्टमैन आप गए थे डिलीवर करने, वो देना ज़रूरी है। वो जो देय अमाउंट है वो देना ज़रूरी है। ये फर्स्ट पॉइंट है। नहीं देता है तो जे इसको क्या होगी हम आपको अभी बताते हैं। कंप्लेन अगर होता है, अगर आप पोस्टमैन हो और आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, आप ओवर चार्ज ले रहे हैं, 30 रुपये लेने थे आपने ले लिए 40, और ये कंप्लेन अब किसको करा जाएगा, ये करा जाएगा पोस्ट मास्टर को, डिलीवरी पोस्ट ऑफिस के, ठीक है? तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कोई भी ओवरचार्ज का आपके ऊपर कंप्लेन आता है तो पोस्ट मास्टर को बताएंगे। अब हम जो बता रहे थे कि वो बंदा कोई पब्लिक है, पैसा देना नहीं चाहता, दे ही नहीं रहा, उसका क्या इलाज है? तो सिंपल सी बात है, उसमें एक फ़ाइन लगेगा पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर में। वो फ़ाइन नहीं देता है, इसके बाद तो उसके बाद जो है कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है? पर ये जो चीज़ हमने बताई वो OIGS के लिए नहीं है, यानी आधिकारिक लेख जो होते हैं ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल के लिए नहीं है, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस वालों के लिए नहीं है, ठीक है? तो वो आर्टिकल आप विथहोल्ड भी कर सकते हैं, जो आर्टिकल पब्लिक की होती है, जब तक पैसे ना दे तब तक आप बिल्कुल भी उसको सामान नहीं देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ऐसे आर्टिकल जो मेलिशियसली अनपेड भेजे गए हैं, यानी कि जिसको ऐसे लेख जो दुर्भावनापूर्ण रूप से अवैतनिक भेजे गए हैं, शैतानी करने के लिए किसी ने पैसे भरे नहीं, आर्टिकल भेज दिए। तो देखिए, अगर वो 10 रुपये तक का सामान है, 10 रुपये तक का सामान है, तो इसमें हेड ऑफ द सर्कल के पास अथॉरिटी है कि वो छोड़ दे उस पैसे को, रहने दो भाई, छोड़ो, जाने दो। पर 10 के ऊपर का है तो फिर उसमें कार्रवाई हो सकती है, ठीक है? लास्ट हमारा आर्टिकल आ गया है, लास्ट है हमारा, लास्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं 54th, वो है डिफेंस पर्सनल को कैसे पत्राचार होता है, कैसे भेजा जाता है। तो हमने आपको आगे बता ही दिया, सिंपल सी बात है, ये है, आप हो ये, ठीक है? आपको भेजना है आर्टिकल, तो आप सबसे पहले कोई भी लेख है उसको आप या तो 99 APO में सोचिए आपने भेज दिया, वो उनका पड़ता है, ठीक है? 91, एक तो 56 होता है, एक APO है, पर आपके जो भी भाई बहन आर्मी में है उनको 99 APO का अथॉरिटी है, तो 99 में भेज दिया। इसके बाद वो उस जहाँ पे भी पोस्टेड है वहाँ के कमांडेंट ऑफिसर जो होता है, कमांडिंग ऑफिसर के पास जाएगा, फिर वो आर्टिकल लास्ट में आपके भाई या बहन को जो आर्मी में है उनको मिल पाएगा। तो यही है, और ज़्यादा इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है? बाकी आप लोग एक बार दो बार वीडियो को देखिए, ध्यान से देखिए, अगर ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो उसको स्लो कर दीजिए, स्लो करके देख लीजिए। फास्ट जो हम अगर लग रहा है बहुत, हम बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं, तो उसको 1.5x कर लीजिए। तो इस तरह से आप स्पीड अपने अकॉर्डिंगली पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, अच्छे से पढ़िए। और ऑल द बेस्ट आप सभी को, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।